नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत है आप सभी का एससीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मेरा नाम है पंकज शर्मा और इस क्लास में मैं डिस्कस करता हूं एमपीपीएससी प्रीलिम्स सिलेबस के यूनिट नंबर 6 पे। एमपीपीएससी प्रीलिम्स यूनिट नंबर 6 दोस्तों भारत और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर आधारित है। हमने इसकी लेक्चर श्रृंखला को अभी शुरू किया है और इस लेक्चर श्रृंखला का आज हमारा तीसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान प्रवृत्तियों को लेकर, उसमें कृषि क्षेत्र हो, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र में क्या वर्तमान में भारत की इकोनॉमी में ट्रेंड चल रहा था, उसको हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोगों ने उसको नोट भी किया होगा। उसके बाद का ये लेक्चर है दोस्तों, जब हम सिलेबस को देखते हैं तो उसके बाद जब हम भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियों को देखेंगे, उसके बाद जो सिलेबस उसमें जो नया टॉपिक दिया गया है दोस्तों, वो वित्तीय संस्थाएं हैं जो हम आज पढ़ने वाले हैं। हमारा टॉपिक वित्तीय संस्थाएं है। भारत में वित्तीय संस्थाओं को देखने वाले हैं जिनके माध्यम से कहीं ना कहीं भारतीय व्यवस्था में वित्त की आपूर्ति होती है दोस्तों। और जब हम भारत में वित्तीय संस्थाओं को देखते हैं दोस्तों, तो इसके अंतर्गत हम पूरी वित्त व्यवस्था को ही समझने का प्रयास करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो वित्तीय संस्थाएं हैं वो वित्तीय व्यवस्था जो है उससे संबंधित है। और जब हम भारत के वित्तीय व्यवस्थाओं को देखेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस एमपीपीएससी प्रीलिम्स यूनिट नंबर 6, तो उसमें कौन कौन सी वित्तीय संस्थाओं की बात की है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे उसमें जो वित्तीय संस्थाओं की बात की उसमें सबसे पहले रिजर्व बैंक दिया गया है, उसके बाद उसमें वाणिज्यिक बैंकों की बात की गई है, सेबी की बात की गई और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं की बात की गई है। तो हम इस लेक्चर सीरीज में इस टॉपिक के अंतर्गत इन सभी वित्तीय संस्थाओं को देखने वाले हैं। लेकिन हमारा दोस्तों जो पढ़ने का तरीका होगा वो पूरा आधारभूत होगा, मतलब हम किसी भी चीज को बीच में से शुरू नहीं करेंगे। अगर हमको वित्तीय संस्थाएं भी दी गई हैं तो हम इसके आधार के साथ इसको समझेंगे ताकि आप लोगों के सिलेबस में आपको कुछ छोटा छोटा सा ना लगे। और दूसरी बात कि अगर एग्जाम में वहां से क्वेश्चन आ गए तो आप लोगों का क्वेश्चन छूटे भी ना, ठीक है। अब इसको आधारभूत तरीके से कैसे पढ़ेंगे, तो ध्यान रखिएगा ये जो बैंकिंग व्यवस्था और ये जो सिस्टम दिया गया है ये भारतीय इकोनॉमी के एक बहुत बड़े पार्ट का हिस्सा है। उस पार्ट को हम दोस्तों किस नाम से जानते हैं, तो ध्यान रखिएगा उस व्यवस्था को, उस पार्ट को हम भारत की वित्तीय व्यवस्था कहते हैं। और भारत की वित्तीय व्यवस्था को जब देखेंगे तो इसके अंतर्गत दोस्तों हमें दो चीज देखने को मिलती है, इसके दो पक्ष देखने को मिलते हैं। किसके? भारत की वित्तीय व्यवस्था के, ठीक है। और वो दो पक्ष को भी देखेंगे, साथ साथ इसकी परिभाषा भी देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसको समझते हैं कि वित्तीय व्यवस्था है क्या, ठीक है। तो वित्तीय व्यवस्था क्या है दोस्तों? एक ऐसी व्यवस्था जिसमें व्यक्ति को ले सकते हैं, वित्तीय संस्थानों को ले सकते हैं, बैंकों को ले सकते हैं, कंपनियों को ले सकते हैं और सरकार को ले सकते हैं। तो एक ऐसी व्यवस्था जिसमें व्यक्ति, वित्तीय संस्थान, बैंक, कंपनी, सरकार, इनके जो धन की या वित्त संबंधी मांग और पूर्ति की जाती है, उस पूरी व्यवस्था को हम वित्तीय व्यवस्था के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले तो यह समझिए कि वित्तीय व्यवस्था क्या है। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें व्यक्ति, वित्तीय संस्थान, बैंक, कंपनी, सरकार की जो धन की जरूरतें होती हैं उनकी पूर्ति की जाती है, उनकी मांग को देखा जाता है, बराबर। और इसके दो पक्ष क्या होते हैं? इसके दो पक्ष होते हैं दोस्तों, एक होता है मांग और एक होती है पूर्ति। मांग पक्ष की बात करें तो मांग पक्ष में, वित्तीय व्यवस्था में मांग पक्ष में कौन होता है? तो धन की जरूरत किसको होती है दोस्तों? सरकार को। अलग अलग योजनाओं पर इन्वेस्ट करने के लिए सरकार को धन की जरूरत पड़ती है। उद्योगों को अपने उद्योग विस्तार के लिए, नया कोई शाखा खोलना हो उद्योग का, या फिर उसको कोई नया प्रोडक्ट उत्पादन शुरू करना हो, ऐसे में उसको पैसे की जरूरत पड़ सकती है। उसके बाद कोई कंपनी हो, कोई निवेशक, इन्वेस्टर, इन सब लोगों को पैसे की जरूरत पड़ती है। तो जो पैसा इनको चाहिए होगा वो पैसा इनको कहां से मिलेगा? वो पैसा इनको मिलेगा दोस्तों वित्तीय व्यवस्था से। कहां से मिलेगा पैसा? जब भी इनको पैसा चाहिए होगा तो वो हमारे देश की वित्तीय व्यवस्था की तरफ रुख करते हैं। तो अब वित्तीय व्यवस्था की तरफ रुख करेंगे तो ये रुख करने वाले लोग कौन होगा? जिनको जरूरत है, मतलब ये मांग वाले लोग हैं। अब जरूरत है तो वित्तीय व्यवस्था में इनको पैसा कोई देगा भी सही ना, देने वाला कौन होगा? तो पूर्ति वाले होंगे। पूर्ति किससे होगी? बैंक से। या तो सरकार, उद्योग, कंपनी, निवेशक किससे पैसे लेंगे? बैंक से लेंगे, या फिर वो बीमा कंपनी से लेंगे, या फिर किसी और वित्तीय संस्थान से पैसा लेंगे। तो हमारी वित्तीय व्यवस्था में धन की मांग और पूर्ति जो की जाती है उसमें मांग पक्ष जो होता है वो ये है, पूर्ति पक्ष ये है। और जहां पर ये दोनों पूरे किए जाते हैं उस सिस्टम को हम वित्तीय व्यवस्था के नाम से जानते हैं। अब आप लोगों को आपका जो टॉपिक है सिलेबस के हिसाब से उसका पूरा डिटेल बेस समझ में आएगा कि कहां से हम उसको सेट करते हुए लेके जा रहे हैं, है ना।
तो हमने यहाँ किसको देखा, वित्त व्यवस्था। और जब हम वित्त व्यवस्था को देख रहे हैं उसके पक्ष को देखा, अब पक्ष के बाद हमको इसके दो भागों को देखना पड़ेगा कि वित्त बाजार जो है, वित्त व्यवस्था जो है, इसके दो भाग हैं दोस्तों। दो भाग में एक भाग को आप किस नाम से जानते हैं, एक भाग को आप कहते हैं मुद्रा बाजार और एक भाग को आप कहते हैं पूंजी बाजार। अब यहाँ पर जो पूंजी बाजार है ना, इसको आप साधारणतः बोल सकते हैं दोस्तों कैपिटल मार्केट, इसको बोलते हैं क्या, मुद्रा बाजार जो है इसको मनी मार्केट कहते हैं। तो ये जो कैपिटल मार्केट है पूंजी बाजार, इसमें आप स्टॉक एक्सचेंज जो है, जो शेयर बाजार है उसकी व्यवस्था को आप इसमें लेते हैं। जबकि अगर मैं मुद्रा बाजार की बात करता हूं तो मुद्रा बाजार जो होगा उसमें दो चीजें आती हैं, एक संगठित क्षेत्र होता है और एक असंगठित क्षेत्र होता है। ठीक है, यहां पर एक बात और जानिएगा कि मुद्रा बाजार जो होता है वो आपकी धन की जरूरतों को पूरा करता है, कौन सी, अल्पकालीन धन की जरूरतों के लिए पूरा करता है। और पूंजी बाजार क्या करता है, ये दीर्घकालिक धन की जो आवश्यकता आपको होगी उसकी पूर्ति के लिए पूंजी बाजार होता है। ठीक है, अगर आपको दीर्घकाल तक के लिए पैसा चाहिए तो पूंजी बाजार से मिलेगा, शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए तो मुद्रा बाजार से मिलेगा। टर्म्स के समय के हिसाब से देखें तो एक साल या उससे अधिक समय के लिए पैसा यहां से मिलेगा और एक साल या उससे कम समय के लिए पैसा आपको मुद्रा बाजार से मिलेगा। मुद्रा बाजार को कितने भागों में बांटा, दो भागों में, एक संगठित होता है और एक असंगठित होता है। अब असंगठित क्या है पहले उसको समझ लेते हैं। असंगठित का मतलब दोस्तों जो नॉन रजिस्टर्ड होता है, जिसको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं, जो रजिस्टर्ड नहीं, ठीक है, ऐसी व्यवस्था को आप असंगठित कहते हैं। और रजिस्टर्ड कौन लोग नहीं है तो ध्यान रखिएगा, इसमें आप महाजन का नाम ले सकते हैं, आप इसमें साहूकार का नाम ले सकते हैं, आप इसमें जमींदारों का नाम ले सकते हैं, है ना। जब भी हम लोगों को बहुत बड़ी मात्रा में मान लीजिए पैसा चाहिए होता है, तो जो पैसा हम लोगों को चाहिए होता था, पहले बैंक नहीं होती थी मान लीजिए उस समय में, तो हम पैसे के लिए किसके पास जाते थे, पुराने लोग पैसे के लिए किसके पास जाते थे, या तो वो महाजन से लेते थे या साहूकार से लेते थे, जमींदार से लेते थे, या गांव में कोई लाला जी होता था जो माँ के कंगन गिरवी रख लेता था और पैसे देता था, फिर माँ के कंगन लौटा दे वगैरह पूरी व्यवस्था चलती थी। तो ये सिस्टम आप देखिए कि ये असंगठित क्षेत्र था, तो रजिस्टर्ड नहीं था। लेकिन जब इसके नेगेटिव पॉइंट्स हमारे सामने आए कि इन्होंने लोगों का शोषण करना शुरू किया और बहुत सारी दिक्कतें आई, ज्यादा ब्याज पे पैसा देना, फिर जमीन पे कब्जा कर लेना, ये तमाम चीजें इन्होंने की, तो इसका एक नकारात्मक स्वरूप सामने आया, शोषण स्वरूप सामने आया। इसकी वजह से फिर संगठित क्षेत्र की आवश्यकता महसूस हुई और फिर मुद्रा बाजार के क्षेत्रों को संगठित करना शुरू किया। और जब हमने संगठित क्षेत्रों की बात की दोस्तों, तो उस संगठन वाले क्षेत्र में हम लोगों को क्या क्या देखने को मिलता है, उस संगठन वाले क्षेत्रों में हम लोगों को बैंकिंग सिस्टम देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, बैंकिंग सेक्टर। तो बैंकिंग सेक्टर क्या है दोस्तों, मुद्रा बाजार का वो हिस्सा है जिसको आप संगठित क्षेत्र के तौर पर जानते हैं। ठीक है, और यही भारत की बैंकिंग व्यवस्था के तौर पर भी स्थापित होता है। तो यहां पर एक बार चीजों को क्लियर समझ लीजिएगा कि भारत की जो वित्तीय व्यवस्था है, वित्त बाजार है, उसके दो भाग हैं, एक है मुद्रा और एक है पूंजी बाजार। दीर्घकालिक आवश्यकता के लिए पूंजी बाजार, लघुकालिक आवश्यकता के लिए मुद्रा बाजार, यहाँ एक साल से ज्यादा के लिए, यहाँ एक साल से कम अवधि के लिए। संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र जो रजिस्टर्ड नहीं है, संगठित क्षेत्र जो रजिस्टर्ड है, और रजिस्टर्ड संस्थाओं में आप बैंकिंग सिस्टम को देखते हो। और अब हम लोग अगर हमारे सिलेबस को दोबारा से देखें तो हमारे सिलेबस में क्या दिया है, अभी देखिए वापस पीछे हम लोग इसको जाते हैं वापस। अगर हम यहाँ हमारे सिलेबस को देखें, देखिए वित्तीय संस्थाएं दिया है और इसमें बैंकिंग ये सिस्टम दिया है, और ये किस में आ गए, संगठित क्षेत्र में आ गए। इसका मतलब ये जो है हमारा सिलेबस, ये किस पर आधारित है, ये वित्त व्यवस्था पर आधारित सिलेबस है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। तो वो वित्त व्यवस्था को हम पूरी तरीके से पढ़ रहे हैं और इस पूरे सिस्टम को हम लोग समझेंगे। तो अब हम देखते हैं भारत की बैंकिंग व्यवस्था। जब भारत की बैंकिंग व्यवस्था को देखेंगे तो सबसे पहले हम लोगों को यह समझने की जरूरत है कि बैंक होते क्या, क्या समझने की जरूरत है कि बैंक होते क्या। बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा बाजार का संगठित क्षेत्र है, रजिस्टर्ड है, लाइसेंस प्राप्त होते हैं। ये जो बैंक है ये होते क्या है, तो बैंक किसको कहते हैं, ऐसी संस्थाएं जो ग्राहकों की जमा स्वीकारते हैं। ठीक है, इसके अलावा जमा जो स्वीकारते हैं, उसके अलावा जमा का क्या करते हैं, भुगतान करते हैं। और ये जमा स्वीकार के बाद भुगतान आप कभी भी ले सकते हैं अपना पैसा। इसके बाद क्या होता है, साथ ही साथ ये ऋण देने का काम करते हैं। तो जमा स्वीकार करने वाले, भुगतान करने वाले, ऋण देने वाले संस्थान होते हैं, जिसमें आपके चालू खाता भी होता है, बचत खाता खोलने की सुविधाएं दी जाती हैं। ऐसे पूरे सिस्टम को हम लोग बैंकिंग व्यवस्था में लेते हैं दोस्तों। तो यह समझ में आ गया बैंक क्या है हमारे लिए, सेवा क्षेत्र से संबंधित संगठित क्षेत्र में एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन के तौर पर हम बैंकों को देखते हैं।
जब हम बैंकों को देखेंगे दोस्तों तो भारत में बैंकों के विकास को भी देखना पड़ेगा, है ना, कि भारत में बैंकों का विकास कैसे हुआ। तो जब हम भारत में बैंकों के विकास को देखते हैं तो ध्यान रखिएगा कि भारत में बैंकों का विकास कोई नया नहीं है। नया नहीं है का मतलब ये अंग्रेजी काल से शुरू हो गया है। लगभग हम 200-250 साल पुराना भारत में बैंकों का इतिहास देखते हैं, कितने सालों में भारत का बैंकिंग सिस्टम चालू हुआ। हम उस समय से जब बैंकिंग सिस्टम को देखते हैं तो आज देखिए हम एक ऑनलाइन सबसे बड़े यूपीआई का यूज करने वाले देश बन जाते थे। तो यहां तक पहुंचने में हम पूरी एक विकास यात्रा को देखते हैं जो समय समय पर हमारे सेक्टर में हमको देखने को मिलता है। तो अगर हम भारत के बैंकिंग विकास की बात करें, इतिहास की बात करें, तो इसे हम 3 चरणों में डिवाइड करके देखते हैं। पहला चरण 1770 से 1969 तक होता है, ये पहला चरण रहा दोस्तों, ठीक है। ये पहला चरण था जब भारत में बैंक सिस्टम डेवलप हो रहा था, बैंकें खोली जा रही थी। इसमें आजादी के पहले का बैंकिंग सिस्टम जनरली लिया जा रहा है जब भारत में नवीनतम बैंक शुरू करना हुआ था, स्थापित करना, ठीक है। दूसरा चरण जो होता है दोस्तों ये 1969 से 1991 का दौर होता है। ये वो दौर था जब हमारे देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जा रहा था। तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण के तौर पर भी आप दूसरे चरण को देखते हैं। और तीसरा चरण जो है दोस्तों, ये तीसरा चरण 1991 से लगातार, ठीक है, ये गलत हो गया है तो याद रखिएगा ये 1991 से लगातार चला आ रहा है। अब 1991 से लगातार चला आ रहा का मतलब क्या, और तीसरा चरण है यह है दोस्तों बैंकिंग व्यवस्था में सुधार का चरण। बैंकिंग व्यवस्था में सुधार का चरण ये कब से चालू हुआ, 1991 के बाद से लगातार हमारे यहां पर बैंकिंग व्यवस्था में सुधार का चरण चल रहा है। तो हमने कहा कि भारत में बैंकिंग इतिहास को, व्यवस्था के इतिहास को कितने चरणों में डिवाइड करके देखा जा सकता है, बोले 3 चरणों में डिवाइड करके देखा जा सकता है, ठीक। और तीसरे चरण, तीनों चरणों की हम बात करेंगे अलग अलग करके, इसको डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। जब हम भारत में बैंकों के विकास का प्रथम चरण देखते हैं दोस्तों तो हमें अंग्रेजी काल की बैंकिंग सिस्टम ध्यान आता है। हमारे देश में बैंकों का जो विकास हुआ वो अंग्रेजों के द्वारा किया गया दोस्तों। अंग्रेजों के पहले की व्यवस्था देखें तो हमारे यहाँ पर जो किसान थे उनको जब भी पैसे की जरूरत पड़ती थी तो वो गांव के चौधरी, मुकद्दम होते थे, पटेल होते थे, उसके अलावा जमींदार होते थे, महाजन होते थे, साहूकार होते थे, उनके पास जाते थे। जब साहूकारों के पास वो पैसा लेने के लिए जाते थे तो साहूकार उनसे कोई ना कोई चीज गिरवी रखवा लेता था, या तो उनकी जमीन के कागजों पर अंगूठा लगवा लेता था, या फिर उनके घर के सोने चांदी जो भी जवाहरात होता वो लगवा लेता था। और उसकी शर्तें बड़ी कठिन होती थी। अगर निर्धारित दिन तक आप उसका कर्जा चुका नहीं पाते थे विथ ब्याज, इंटरेस्ट के साथ, तो आपकी जो भी चीज वो गिरवी रखता था उस पर उसका कब्जा हो जाता था। अब हमारे देश में सैकड़ों सालों तक जमींदार या जो उच्च वर्ग रहा पैसे वाला, उससे किसान और आम जनता शोषित होती रही थी। ये तो हमारे देश की हालचाल थे। लेकिन इस समय ब्रिटिश इंडिया कंपनी का भारत में शासन था। जब भारत में ब्रिटिश इंडिया कंपनी का शासन था तो ऐसे समय में हम लोगों को, तो ठीक है, उन लोगों को जो कर्मचारी हमारे यहाँ पर ब्रिटिश इंडिया कंपनी के होते थे उनको अपने पैसे को जमा करने, ऋण लेने आदि चीजों की जरूरत पड़ती थी। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम है नहीं। अच्छा, ब्रिटेन में उन्होंने ऐसा सिस्टम डेवलप कर रखा था पहले से, तो उन्होंने एक स्कीम लगाई कि अब हम भारत में पूंजी निवेश करके यहां से पैसा निकालने की एक नई व्यवस्था को लेकर आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं पूंजीगत उपनिवेशवाद यहां से शुरू होता है। हमारे देश में बैंकिंग आदि व्यवस्था स्टैब्लिश की, इन्वेस्टमेंट किया यहां पर पैसा, और हमारे पैसे को फिर यहां से वो विदेश में लेके जाने लगे। मतलब पैसा निवेश करके हमारे देश का पैसा भी साथ में लेके जाने लगे। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें बैंकिंग व्यवस्था के तौर पर दिखता है। प्रारंभ में इनके द्वारा जो बैंक स्थापित की गई वो अंग्रेजी कर्मचारी जो होते थे कंपनी के, उनकी जमा स्वीकारने, उनको भुगतान करने और ऋण देने के लिए स्थापित की गई थी। और इस प्रकार का जो पहला प्रयास भारत में शुरू किया गया दोस्तों, वो पहला प्रयास शुरू होता है 1770 में। 1770 में अलेक्जेंडर एंड कंपनी, यहां पर एंड लिख लीजिएगा, अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने 1770 में भारत में बैंक ऑफ हिंदुस्तान बनाया। ये बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो बना था ये कलकत्ता में स्थापित किया गया था, और ये भारत में स्थापित किया गया पहला बैंक था दोस्तों। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में स्थापित किया गया पहला बैंक कौन सा था, तो वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था जो कलकत्ता में अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया था। हालांकि ये बैंक ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाया। इसकी जो पूंजी की समस्या थी वो पूंजी की समस्या बनी रही, और कैपिटल की प्रॉब्लम की वजह से अंततः 1832 में ये बैंक बंद हो गया। लेकिन अगर हम देखें सूची तो आजादी के पहले भारत में लगभग 600 बैंक रजिस्टर्ड हुए थे, और ऐसे कई सारे बैंक बंद भी हुए। लेकिन जब प्रारंभ की बात करते हैं तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान के रास्ते पर दूसरे बैंकों ने चलना शुरू कर दिया, और अंग्रेजों ने भारत में फिर दूसरे बैंक स्थापित करना शुरू किए, जिसमें द जनरल बैंक ऑफ इंडिया
1786 में स्थापित किया गया। इसके पास भी पूंजी की कमी हो गई, 1791 में ये बंद हो गया। इसके बाद देखें अवध कमर्शियल बैंक स्थापित हुआ 1881 से 1958 तक ये चलता है। अवध कमर्शियल बैंक दोस्तों भारत में एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम था बैंकिंग व्यवस्था में। क्यों? क्योंकि ये बैंक भले ही अंग्रेजों ने स्थापित किया था, लेकिन इसका संचालन जो हो रहा था वो भारतीयों के द्वारा हो रहा था। अब यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, क्या क्वेश्चन आ जाएगा कि अंग्रेजों के द्वारा स्थापित परंतु भारतीयों के द्वारा संचालित भारत का पहला बैंक कौन सा था? तो भारत में भारतीयों के द्वारा चलाया जाने वाला पहला बैंक जो था वो अवध कमर्शियल बैंक था दोस्तों, जो 1881 के आसपास स्थापित किया गया था। इसके बाद हम लोग भारत में देखते हैं प्रेसिडेंशियल बैंक। इसके बाद भारत में इसी समय हम देखें तो भारत में प्रेसिडेंशियल बैंकों की एक शाखा शुरू होती है, और प्रेसिडेंशियल बैंकों की जो शाखा शुरू होती है दोस्तों, उसमें बैंक ऑफ बंगाल 1809 में स्थापित होता है, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में स्थापित होता है। ठीक है, तो ये दो बैंक हुए। इसके अलावा हम लोगों को तीसरा बैंक जो प्रेसिडेंशियल दिखता है वो दिखता है मद्रास, बैंक ऑफ मद्रास। ये 1843 में स्थापित होता है। अब ये ध्यान दीजिएगा कि इनको प्रेसिडेंशियल बैंक क्यों बोला गया? प्रेसिडेंशियल बैंक क्यों बोला गया तीनों को? तो इसलिए क्योंकि उस समय अंग्रेजों की भारत में 3 प्रेसिडेंसी थी, 3 प्रमुख क्षेत्र थे। एक बंगाल था, एक मुंबई था और एक मद्रास था। मद्रास दक्षिण में होगा जिसे आज तमिलनाडु कहते हैं, बंगाल आज पूरब में देखिए और पश्चिम में मुंबई का इलाका। तो ये 3 अलग अलग कमर्शियल लेवल पे देखें तो प्रेसिडेंशियल बैंक स्थापित किए, और ये तीनों बैंक जो थे ये भारत में कहीं ना कहीं बहुत बेहतर काम कर रहे थे। लेकिन समस्या क्या थी? समस्या दोस्तों ये थी कि इनके पास भी पूंजी की कमी थी, इनके पास भी पूंजी की कमी थी, इनके पास कैपिटल की कमी थी। ऐसे में ये बैंक चलाना बहुत मुश्किल हो गया था। कर्मचारी को पैसा देना है, लोन देना, ऋण देना, जमाने भर की चीजें करनी होती थी, तो इनके पास पूंजी की कमी दिखी। तो इन्होंने बोला कि यार इस पूंजी की कमी को कैसे सेटल किया जाए। तो अंततः 1921 में क्या किया गया, ये तीनों कमर्शियल बैंक जो थे, बंगाल का, मुंबई का और मद्रास का, इन तीनों को एक कर दिया गया। तीनों को एक किया गया कब? 1921 में, और नाम दे दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो एग्जाम में पूछेगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब बना? 1921 में बना। अब ये 1921 से इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया चल रहा है लगातार। बाद में जब आजादी हुई 1947 में, आजादी के बाद बैंकों के राष्ट्रीयकरण का दौर चालू होता है, और उसी क्रम में हम देखें तो 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का नाम बदल दिया गया और लग दिया गया इसको एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि एसबीआई की स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1955 को हुई थी दोस्तों। आज भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक वाणिज्यिक बैंकिंग समूह अगर कोई है सरकारी क्षेत्र का, तो वो कौन सा हो गया है? एसबीआई। और प्राइवेट सेक्टर में अगर इस प्रकार का कोई बैंक समूह है तो वो एचडीएफसी हो गया। ठीक है, तो ये समझिएगा। तो ये भारत में बैंकिंग का शुरू में इतिहास रहा, कब तक का? आजादी तक का। और हमने यहां देखा कि समय समय पर भारत में कई सारे बैंकों की स्थापना हुई, लेकिन हम लोग ये प्रेसिडेंशियल बैंक और ये 2-4 बैंकों से ज्यादा बैंकों को देखते हैं भारत में। और अगर हम अन्य बैंकों की सूची देखें तो भारत में आजादी के पहले कई सारे बैंक थे, जिसमें इलाहाबाद बैंक 1865 में बना, पंजाब नेशनल बैंक 1894 में बना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। पंजाब नेशनल बैंक ऐसा पहला बैंक था जो भारतीयों के द्वारा स्थापित किया गया था और भारतीयों के द्वारा संचालित किया जा रहा। अवध कमर्शियल बैंक जो था वो अंग्रेजों ने बनाया था, चला भारतीय रहे थे, लेकिन पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना भी भारतीयों ने की थी और इसको चला भी भारतीय रहे थे। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया 1906 में बना, कैनरा बैंक 1906 में बना, बैंक ऑफ बड़ौदा 1908 में बना। यहीं पर आपको एक और बैंक दिखता है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये सभी बैंक आपको वर्तमान में दिखते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी पुराना है, 1911 में बना था। ठीक है, अब ये कई सारे बैंक बने, ये डेट्स आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि बैंकिंग सिस्टम को सीधे फोकस किया गया है, तो आपसे यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। स्पेशली हम इतना डिटेल में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अब डायरेक्टली अटैक किया गया है कि आरबीआई शासन भारत के वाणिज्यिक बैंक, कमर्शियल बैंक बताना, तो ये सब के सब आपसे पूछे जा सकते हैं। अब ये आजादी के पहले तक मैंने आपको कहा कि लगभग 600 बैंकों के रजिस्ट्रेशन की जानकारी हम लोगों को मिलती है। कितने बैंकों के? 600 बैंकों के रजिस्ट्रेशन की हमको जानकारी मिलती है। लेकिन आज हमको इतने बैंक दिखते हैं कि नहीं दिखते? क्यों? क्योंकि इनमें से अधिकांश बैंक जो थे वो पहले ही बंद हो गए थे, और बंद होने का कारण क्या रहा? उनकी पूंजीगत समस्याएं। उनकी पूंजीगत समस्याएं नहीं, उनके पास पर्याप्त अधिकारी नहीं होते थे, अधिकारियों को सैलरी नहीं दे पाते थे। इन सब चीजों के चलते आजादी के पहले बहुत सारे बैंक बंद हो गए, और कुछ ही बैंक हमें आजादी के बाद दोस्तों मिलते हैं। और जो बैंक हमें आजादी के बाद मिले वो एक प्रकार से हमारे पास धरोहर के तौर पर दिखने लगे। क्यों? पूंजी बड़ी होती नहीं थी, कुछ काम ज्यादा होता नहीं था, तो धरोहर टाइप के दिखते थे। अब उन बैंकों में परिवर्तन का दौर शुरू हुआ। तो हमारे देश ने
आजादी के बाद बैंकों का क्या करना शुरू किया गया, राष्ट्रीयकरण शुरू किया गया, उनको राष्ट्र की संपत्ति घोषित करना शुरू कर दिया। और राष्ट्रीयकरण का जब दौर शुरू हुआ तो सबसे पहले 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण होता है। जो बैंकिंग सिस्टम डेवलप हुआ था उसमें सर्वोच्च संस्था के तौर पर क्या स्थापित हुआ, आरबीआई। क्योंकि आरबीआई के बारे में मैंने अभी बात नहीं की है, क्यों, क्योंकि आरबीआई हमारा पूरा टॉपिक है, उसको हम पूरी तरीके से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आरबीआई क्यों स्थापित किया गया था, कब स्थापित किया गया था, किस माध्यम से स्थापित किया गया था, इसके काम क्या है, इसके आय क्या है, इसके व्यय क्या है, सब चीजों पर डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अभी सिर्फ ये कि 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। अगर 1 जुलाई 1955 की बात करें तो एसबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया, इसको इंपीरियल बैंक से नाम बदलकर एसबीआई कर दिया गया। इसके अलावा 19 जुलाई को 1969 में यह प्रथम टाइम था कि जब कमर्शियल बैंक का बड़े लेवल पर राष्ट्रीयकरण हुआ। इस समय इंदिरा गांधी जो थी दोस्तों प्राइम मिनिस्टर थी और इन्होंने 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण की घोषणा की 19 जुलाई 1969 को। ये जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, अब इनके 14 बैंकों के नाम भी आप लोगों को पता होना चाहिए, जिसमें इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इसके अलावा हम जाएं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, देना बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक, संयुक्त बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक। ये वो 14 बैंक थे जिनका प्रथम राष्ट्रीयकरण की व्यवस्था में राष्ट्रीयकरण किया गया, ठीक है। क्योंकि ये दौर कौन सा चल रहा था दोस्तों, ये दौर हमारा चल रहा है दूसरे चरण का, राष्ट्रीयकरण का दौर, ठीक है। और राष्ट्रीयकरण के दौर में आपने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया, 19 जुलाई 1969 को। राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया, क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाए, काम में आ सके, इनकी पूंजी बढ़ाई जा सके, बहुत सारी चीज थे इसके लिए। इसके बाद दूसरी बार 15 अप्रैल 1980 को दोबारा से 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। और 6 बैंकों का जब राष्ट्रीयकरण किया गया, इसमें आंध्र बैंक, निगम बैंक, नई बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक और विजया बैंक, ये 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया। तो हम 2 बार बैंकों के राष्ट्रीयकरण कहते हैं और ये हमारे देश में बैंकों के राष्ट्रीयकरण का दोस्तों पूरा एक दौर हमें दिखाई पड़ता है। तो अगर एग्जाम में पूछे कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण की व्यवस्था क्या थी, तो ये बैंकों के राष्ट्रीयकरण की व्यवस्था थी जो हमारे देश में दूसरी टाइम हम लोगों को सेकंड टाइम में देखने को मिलता है। अब अगर हम देखें तो वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, तो वर्तमान में भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12 है दोस्तों। एक समय ऐसा था, लगभग हम देखें 2012-17 तक, तो इस समय तक भारत में लगभग 27 बैंक थे राष्ट्रीयकृत। लेकिन हाल ही में भारत सरकार ने बैंकों के विलय की एक नीति को अपनाया है और बैंकों के विलय की जो नीति चल रही है, उस नीति में एक बैंक को दूसरी बैंक से विलय कर दिया जा रहा है। तो इन राष्ट्रीयकृत बैंकों के विलय की जो नीति पिछले 4-5 सालों में सरकार ने अपनाई, उसके बाद हम लोगों को देखने को मिला कि राष्ट्रीयकृत बैंक एक दूसरे में विलय हो रहे हैं, तो इनकी संख्या कम हो गई। तो एग्जाम में पूछेगा कि वर्तमान में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है, तो 12 बैंक राष्ट्रीयकृत है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये बात हुई बैंकों के राष्ट्रीयकरण की, जो इंदिरा गांधी जी के समय में हम लोगों को देखने को मिला। ये 2 चरण हुए। अब बैंकों के सिस्टम के भारत में विकास का जो तीसरा चरण है दोस्तों, वो 1991 के बाद से शुरू होता है। इस चरण को हम भारत में बैंकिंग रिफॉर्म का, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि बैंक व्यवस्था में सुधार का समय बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इतना कुछ होने के बावजूद हमारे देश के जो बैंक थे वो बिल्कुल बीमारू बैंक के जैसे दिखते थे। ना उनकी पूंजी उतनी ज्यादा थी, ना उनके ऋण देने की क्षमता इतनी ज्यादा थी, ना उनकी कार्य क्षमता ज्यादा थी, और विकास की व्यवस्था में उनका योगदान भी बहुत कम था। इस समस्या को देखा गया, और इस समस्या को जब देखा गया तो भारत में इसको लेकर कदम भी उठाए गए। भारत सरकार ने, तत्कालिक प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव जी, उस समय भारत में नरसिम्हन समिति बनी, और नरसिम्हन समिति 1991 में बनी। फिर अटल जी के समय पे 1998 में दूसरी नरसिम्हन समिति बनी। इस समिति की रिपोर्ट आई, इस समिति की रिपोर्ट आई और इस समिति ने कई सारे सुधार बैंकिंग सिस्टम में बताए, जिसमें इसने बैंकों में निजी और विदेशी बैंकों की शाखाओं को शामिल करवाया। मतलब ये वो दौर रहा 1991 के बाद, जब भारत में प्राइवेट सेक्टर की बैंक भी खोली जाने लगी। क्यों? क्योंकि भारत में जो पूंजी व्यवस्था है, वित्त का जो सिस्टम है, उसको बड़ा किया जा सके। जब तक हमारा वित्त वाला सिस्टम बड़ा नहीं होगा, हम लोन ज्यादा देने में सक्षम नहीं होंगे, तब तक हमारे देश में जो विकास के काम है वो ठप पड़े रहेंगे। तो विकास के कामों को बढ़ावा देने के लिए निवेश की जरूरत थी, और निवेश के लिए ऋण देने की जरूरत थी। तो इसके लिए हम लोगों को एक सिस्टम तैयार करना था, और हमारे पास जो सिस्टम था वो कमजोर सिस्टम था, क्योंकि हम आजादी के पहले जो सिस्टम देखते हैं वो बिल्कुल बीमारू अंग्रेजों ने स्थापित किया उनके फायदे के लिए। और आजादी के बाद से 1991 तक, जब तक हमारे देश में एलपीजी रिफॉर्म्स नहीं हो गए 1991 के, तब तक हमारे देश में जो बैंकिंग सिस्टम रहा वो एक बंद इकोनॉमी के सिस्टम में पल फूल रहा था दोस्तों। तो ऐसे में उसमें खासा विकास नहीं हुआ।
जब उसमें कोई विकास नहीं हुआ तो समस्याएं मौजूद थी, समस्याओं को सुधारना था। सुधारने के लिए 1991 के बाद से काम चालू हुआ और जो समिति बनी उन समिति ने अपने सुधार बताया और उन्होंने कहा कि अब भारत की व्यवस्था में हमें प्राइवेट बैंक और विदेशी बैंकों को भारत में शाखा खोलने की अनुमति दे देनी चाहिए, मतलब बैंकिंग सेक्टर में विदेशी निवेश को बढ़ाना चाहिए। अब इससे क्या होगा, इससे भारत की पूंजी निर्माण बढ़ेगा। ठीक है, तो ऐसी चीजों को बढ़ावा देने के लिए प्राइवेट बैंक और विदेशी बैंकों को भारत में एंट्री दी गई। लेकिन ये बैंक डर रहे थे। किस बात से डर रहे थे कि भाई तुम फिर से राष्ट्रीयकरण कर दोगे तो क्या करेंगे। तो इस समिति के सुझावों के आधार पर यह स्पष्टीकरण दिया गया कि अब बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं होगा। उसके बाद देखिए, आप बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं देख रहे हैं। क्यों नहीं देख रहे हैं? क्योंकि इस समिति के सुझाव के बाद यह नियम ही हो गया कि इसके बाद बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं होगा और प्राइवेट बैंकों को बढ़ावा दिया जाने लगेगा। साथ ही साथ भारत की बैंकिंग व्यवस्थाओं को उदार किया जाएगा ताकि दूसरे बैंक भी हमारे देश की व्यवस्था में इंटर कर सके। अब यहां पर ये पूरा सिस्टम हुआ सुधार के तहत और इन सुधारों को आज हम देख रहे हैं कि भारत ऑनलाइन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग के मामले में देखिए किस प्रकार से वर्ल्ड लीडर बन गया है। तो ये इसके बाद के हमारे देश की अर्थव्यवस्था में बैंकिंग सेक्टर में हम लोगों को सुधार देखने को मिलता है। तो ये बैंकिंग व्यवस्था का सुधार का चरण रहा तीसरा, जिसमें नरसिम्हन 1, नरसिम्हन 2 समिति के बाद सुधार दिए गए और भारत में निजी बैंकों का और विदेशी बैंकों की शाखाओं का प्रारंभ हुआ। अब यहां पर आपको एक्सिस बैंक देखने को मिलता है, एचडीएफसी बैंक देखने को मिलता है, आईडीएफसी बैंक देखने को मिलता है, यस बैंक देखने को मिलता है। ये सब बैंक क्या है? ये सब निजी क्षेत्र के बैंक है दोस्तों, है ना। ये कब पॉसिबल हुए, इसके बाद हमें समस्या दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद हमारे देश के बैंकिंग सेक्टर में एक और सुधार आया। जो बैंकिंग सिस्टम होता था दोस्तों, उसमें पुरुष व्यवस्था और बाकी सब चीज दिखती थी। तो हमारे यहाँ पर एक नई सोच लेकर आए और उसके तहत यह बताया गया कि भारत में महिलाओं के लिए, महिलाओं का सशक्तिकरण करने के लिए, उनके पास पूंजी निर्माण को बढ़ावा देने के लिए कोई सिस्टम होना चाहिए। बोलो सिस्टम क्या होगा? तो बोला महिला बैंक स्थापित कर लीजिए। तो भारत में 19 नवंबर सन 2013 को मुंबई में महिला बैंक की स्थापना की गई। और याद रखिएगा कि ये कांग्रेस की यूपीआई सरकार है। मनमोहन सिंह जी इसके कौन है? इस समय प्रधानमंत्री थे। इस समय मुंबई में महिला बैंक की शुरुआत की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में बनाया गया और इसमें कहा गया कि इसके निर्देशन मंडल की समस्त महिलाएं, सदस्य जो होंगी वो महिलाएं होंगी। इसका पूरा स्टाफ जो होगा वो महिला का होगा। लेकिन जब लोन देने की बात आएगी तो ये पुरुषों को भी लोन दे सकते हैं और महिलाओं को भी लोन दे सकते हैं। तो महिलाओं के द्वारा संचालित जो बैंक था वो क्या था दोस्तों? महिला बैंक था। और उषा अनंत सुब्रमण्यम जो इसकी प्रमुख रही दोस्तों। यहाँ पर यह देखा गया कि महिला बैंक की व्यवस्था कंटिन्यू चलती रही, लेकिन जब समस्याएं देखी गई तो 2017 में 1 अप्रैल के दिन इसको एसबीआई में विलय कर दिया गया। लेकिन महिला बैंक बनाने वाला भारत विश्व का तीसरा राज्य बना। कब? पाकिस्तान और तंजानिया के बाद। तो ये महिला बैंक की हम लोगों ने बात की। ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट और हम लोगों को देखने को मिलता है, उसका नाम है दोस्तों बंधन बैंक। हमारे देश में हमको बंधन बैंक का कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलता है। तो ये बैंक जो है दोस्तों एक निजी क्षेत्र की बैंक है। इसका मुख्यालय कलकत्ता में और 2015 में इस पर स्थापित किया गया था। तो प्राइवेट कंपनी के द्वारा बंधन बैंक का सिस्टम जो है वो हमको चलाया जा रहा है। तो ये हमने अभी तक जो डिस्कशन किया दोस्तों, ये भारत में कमर्शियल बैंकों की व्यवस्था को हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से भारत में बैंकिंग व्यवस्था डेवलप हुआ। बराबर, कौन कौन से बैंक है, क्या क्या बैंक किस हिसाब से चल रहे हैं, वो सब चीज हम लोगों ने देखी है। ठीक है, और भारत में बैंकिंग व्यवस्था में जो सुधार का कार्यक्रम चला उसमें ही एक हिस्सा बैंकों के विलय के तौर पर देखा गया। और हाल ही में आप लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से बैंक ऑफ बड़ौदा में देना बैंक का और इन बैंकों का विलय कर दिया गया। तो सबने क्वेश्चन पूछा कि बैंकों का विलय क्यों कर रहे हैं? बैंकों का विलय करने का सबसे बड़ा फायदा यह है दोस्तों कि बैंकों की जो पूंजी की क्षमता है वो ज्यादा हो जाए। दो अलग अलग बैंक हैं, उनकी पूंजी की क्षमता कम है। अगर आपने दोनों बैंकों को एक कर दिया तो उनकी पूंजी क्षमता बढ़ जाएगी। अब वो बहुत बड़े स्तर पर लोन दे सकते हैं, अर्थव्यवस्था में बहुत बड़े स्तर पर निवेश का आधार बन सकते हैं, विकास में ज्यादा योगदान दे सकते हैं। तो उनकी पूंजी क्षमता को बढ़ा करने के लिए बैंकों का विलय किया गया, जिसके सकारात्मक परिणाम हम लोगों को देखने को मिलते हैं। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आरबीआई। जो हमारे का बैंकिंग सिस्टम है, उस बैंकिंग सिस्टम का बॉस कौन है? उस बैंकिंग सिस्टम का बॉस है दोस्तों आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमारे देश में बैंकिंग व्यवस्था या ये पूरा जो आप लोगों को मुद्रा मार्केट देखने को मिल रहा है, मुद्रा बाजार, उसका कंट्रोलर कौन होता है दोस्तों? आरबीआई होता है। आरबीआई के माध्यम से ये पूरी व्यवस्था नियंत्रित होती है। और लेकिन यही समझना पड़ेगा कि बॉस आया कैसे? बॉस कैसे आया? तो याद रखिएगा, जो भारत में दूसरी बैंकिंग सिस्टम को डेवलप करने वाले लोग थे, उन्होंने भारत में आरबीआई के विकास में भी योगदान दिया। भारत में 1934 में आरबीआई अधिनियम लेकर आए। आरबीआई अधिनियम 1934 में आया और आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को भारत में आरबीआई की स्थापना हुई। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1 अप्रैल 1935 में। कौन से अधिनियम के तहत? आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत की गई थी दोस्तों। और आरबीआई की स्थापना का जो विचार है दोस्तों, वो हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया था। ये वो समय था जब अंग्रेजों ने
भारत में जो बैंकिंग सिस्टम चल रहा था उसको नियंत्रित करने के लिए आरबीआई की स्थापना की थी। जब आरबीआई की स्थापना की गई थी, इसका प्रारंभिक कार्यालय कोलकाता में था। क्यों था कोलकाता में? क्योंकि आरबीआई जो बनाया उसके पहले कोलकाता हमारी कहीं ना कहीं हेड के तौर पर देख रहे थे। हालांकि 1912 से दिल्ली राजधानी हो चुका था, परंतु कहीं ना कहीं हेड के तौर पर कोलकाता देखा जा रहा था, कोलकाता में मुख्यालय बनाया। लेकिन बाद में 1937 से इसका मुख्यालय मुंबई में कर दिया गया है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहां है, तो बोलेंगे मुंबई में है। और ये अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसको राष्ट्र को समर्पित कब किया गया? 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था दोस्तों, बराबर। तो ये व्यवस्था में देखने को मिलती है आरबीआई की। लेकिन जब हम आरबीआई की पूरी व्यवस्था की बात करते हैं दोस्तों, तो यहां ध्यान रखिएगा, इसके कार्य भी देखना होंगे। आरबीआई क्या काम करता है? तो आरबीआई का दोस्तों पहला काम होता है मुद्रा जारी करना। हमारे देश में दोस्तों जो मुद्रा जारी करने का काम होता है, 1 रुपए का छोड़ दीजिए, 1 रुपए का जो सिक्का है, नोट है, उसको निर्गमन करने की शक्ति जो है वो वित्त मंत्रालय के पास होती है दोस्तों, और वित्त सचिव के उस पर हम लोगों को हस्ताक्षर देखने को मिलते हैं। लेकिन उसके बाद जो दूसरी करेंसी है उसके निर्गमन देखें दोस्तों यहाँ पर, तो आरबीआई के गवर्नर के उस पर हस्ताक्षर होते हैं, ठीक है। और मुद्रा जारी करना आरबीआई का एक इंपॉर्टेंट काम है दोस्तों। और न केवल मुद्रा जारी करना, बल्कि व्यवस्थित रूप में मुद्रा की तरलता बोले तो मार्केट में मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करने का काम भी आरबीआई करता है, बराबर। इसके अलावा हम दूसरा देखें दोस्तों, विदेशी मुद्रा का भंडार का प्रबंधन। भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है दोस्तों, इस फॉरेक्स रिजर्व का प्रबंधन का काम भी कौन करता है दोस्तों? आरबीआई करता है। इसके अलावा मौद्रिक नीति का संचालन, हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी हमें आगे पढ़ने वाले हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, किसके द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है। आरबीआई का बहुत इंपॉर्टेंट काम है ये। तो मौद्रिक पॉलिसी का संचालन जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई के द्वारा किया जाता है। बैंकों और बाजारों का विनियमन, जो हमारे देश में बैंकिंग सेक्टर है उसका रेगुलेटरी कौन है दोस्तों? आरबीआई होता है। जैसे अभी हाल ही में आपने इसका बहुत बड़ा एग्जांपल देखा है, पेटीएम आपके लिए करंट में इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है। जब आरबीआई ने देखा, पेटीएम भी लीजिए इसका एग्जांपल, और बैंक ऑफ बड़ौदा भी इसका एग्जांपल लीजिए, बहुत कष्टकारी व्यवस्था रही बैंक ऑफ बड़ौदा की। दोनों ने ग्राहकों को बहुत परेशान किया, बहुत ग्राहक परेशान है, मैं भी परेशान रहा, है ना। तो समझिए कैसे परेशान रहे। बैंक ऑफ बड़ौदा और पेटीएम, इनका जो डेटा रहा दोस्तों उसमें गड़बड़ी पाई गई। एक ही नंबर से कई सारे लोगों का, ऐसा न्यूज कहना है आरबीआई का, कि एक ही नंबर से कई सारे इसके अंदर अकाउंट और चीजों को कनेक्ट कर दिया गया मोबाइल बैंकिंग में, जिसकी वजह से कई सारे ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी, उनका पैसा चला गया, जिसके चलते आरबीआई ने इनके ऊपर एक्शन लिया है और पेटीएम की बैंकिंग सुविधाओं को बंद कर दिया गया है। और आप कुछ दिनों से देख रहे होंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा का एप्लीकेशन भी बंद है। तो ये सब कारण क्या है? ये सब कारण है कि आरबीआई जो है इसको रेगुलेट कर रहा है। अगर आपने गड़बड़ की बैंकिंग सिस्टम में तो आपके अधिकार छीन लिए जाएंगे। तो ये गड़बड़ को देखने वाला बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, ठीक है। और इससे क्या होता है? ग्राहकों का विश्वास कायम होता है बैंकिंग सिस्टम में, है ना। जब आपके देश में ऐसी कोई संस्था हो सेंट्रल लेवल पर जो इस प्रकार की कार्रवाई करती हो, तो इससे विश्वास कायम होता है दोस्तों। तो ये काम करता है नियमन का। इसके अलावा बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना, आरबीआई को बैंकों का बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं? बैंकों का बैंक। तो ये अन्य बैंकों के लिए बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने का काम भी करते हैं। क्या होता है कि हमारे देश के जो कमर्शियल बैंक हैं, कभी कभी वो भी संकट में आ जाती है, उनकी पूंजी कम हो जाती है, उनको पैसे की जरूरत पड़ जाती है। तो आरबीआई क्या करता है? उनको लोन देने का काम भी करता है। रेपो रेट पे उनको आरबीआई लोन दे देता है। तो ये जो व्यवस्था है दोस्तों, ये हमारे देश में आरबीआई के कार्यों के अंतर देखी जाती है। लेकिन आरबीआई जब ये सारे काम करेगा, इन सब कार्यों को करने के लिए आरबीआई को आय की भी जरूरत पड़ती है। अब ये सोचिए कि पैसा कहां से आएगा, तो अब हमको देखना पड़ेगा आरबीआई के आय के साधन। तो आरबीआई के आय के साधन क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा कि पहला साधन है घरेलू और विदेशी प्रतिभूतियों की धारिता पर ब्याज। जो भी घरेलू लेवल पे या विदेशी किसी भी सिक्योरिटी को, प्रतिभूति को इन्होंने गिरवी रखा होगा या उसको रखा होगा, तो उसके आधार पर जो ब्याज प्राप्त होगा वो आपको देना पड़ेगा। बोलने का मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अगर आपने किसी को लोन दे रखा तो उससे जो ब्याज प्राप्त होगा उससे आरबीआई को आय होती है। इसके अलावा विभिन्न सेवाएं जो आरबीआई प्रदान करता है उसमें आरबीआई शुल्क लेता है, उस पर आरबीआई का कमीशन भी होता है, वो कमीशन से आरबीआई की आय होती है। इसके अलावा विदेशी मुद्रा का लेन देन से जो आय होती है वो भी आरबीआई की आय में जाता है दोस्तों। और सहायक और सहयोगी जो भी इसके कंपनियां हैं, जो भी सेटलमेंट इसके साथ है, उससे जो रिटर्न मिलता है वो भी आरबीआई की आय में जोड़ा जाता है। अब आय है तो कहीं ना कहीं व्यय भी हो रहा है, तो विभिन्न कार्यों पे जो आरबीआई का व्यय होता है वो व्यय में देखिए करेंसी नोट की छपाई हो तो उसमें भी व्यय होता है। जब हमारे देश में मुद्रा का बोल सकते हैं कि डिमोनेटाइजेशन हुआ था, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था दोस्तों, तो उस समय पर हमारे देश में करेंसी नहीं छपी थी और डेटा कहता है कि 10,000 करोड़ रुपए नई करेंसी को छापने में लगे थे। इसका मतलब है कि वो करेंसी नोट छपाई का खर्चा आरबीआई का हो जाता है। जमा और उधार पर ब्याज चुकाना, अगर आरबीआई जो है
वो उसका कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि किसी से ऋण है या कुछ है तो उस पर ब्याज भी चुकाना पड़ेगा। समझने के लिए, कमर्शियल बैंक जो है उससे अगर आरबीआई रिवर्स रेपो रेट के आधार पर लोन ले लेता है तो उसका ब्याज उनको चुकाना पड़ता है, तो यहां से आरबीआई का खर्च होता है। कर्मचारी, आरबीआई की पूरी टीम है, उन कर्मचारियों को वेतन देना होता है, उसको पेंशन देना होती है, उसके खर्चे निकलते हैं। इसके अलावा कार्यालय और शाखाओं का परिचालन, आरबीआई का जो कार्यालय मुंबई में है उसकी जो शाखाएं हैं उनको चलाने के लिए भी खर्चा लगता है। इसके अलावा अगर कोई आकस्मिक जरूरत पड़ जाती है उस पर भी आरबीआई को पैसा खर्च करना पड़ता है। तो ये सभी आरबीआई के क्या रहे, व्यय रहे दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोगों को देखना है कि आरबीआई जो है दोस्तों इसके प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। तो आरबीआई अकेले आरबीआई सिस्टम नहीं चलता है। आरबीआई अकेला आपको नाम दिखता है सेंट्रल इंस्टीट्यूशन का, केंद्रीय बैंक का, लेकिन आरबीआई के ऐसे कई सारे अंग हैं जो उसको उसके काम संपन्न करने में काम करवाते हैं। इन अंगों में देखें दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण होता है केंद्रीय बोर्ड। आरबीआई का केंद्रीय बोर्ड दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको हम आगे देखने वाले, इसकी संरचना क्या है, सबसे प्रमुख अंग होता है आरबीआई का। इसके बाद हम लोगों को देखने को मिलता है केंद्रीय बोर्ड की समिति। केंद्रीय बोर्ड की समिति, इसके अलावा हम देखें तो आता है वित्तीय पर्यवेक्षक बोर्ड होता है। इसके अलावा भुगतान और निपटान प्रणाली के लिए बोर्ड होता है। इसके अलावा केंद्रीय बोर्ड की उप समितियां होती हैं और फिर स्थानीय बोर्ड होते हैं। स्थानीय बोर्ड भी हमारे देश में आरबीआई के द्वारा दिखाई पड़ते हैं और ये चारों अलग अलग जगहों पर है, कलकत्ता में, मुंबई में, और आप दिल्ली में बोल सकते हैं, और एक बोल सकते हैं चेन्नई में। तो अलग अलग जगहों पर भारत के स्थानीय बोर्ड भी बनाए गए हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और इन स्थानीय बोर्डों में अलग अलग गवर्नर, निर्देशक भी स्थापित किए होते हैं। ठीक है, तो ये आरबीआई के अंग। और एग्जाम में आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, आरबीआई से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई का अंग है या नहीं है। ये सभी के सभी अंग जो है दोस्तों आरबीआई के, और इनको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते हैं आरबीआई के हेड की, मुख्य जो बोर्ड है जिसको केंद्रीय बोर्ड बोला जाता है, उसकी जो केंद्रीय बोर्ड है दोस्तों, ये याद रखिएगा कि इसका पूरा जो स्वामित्व है वो किसके हाथ में है, तो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के पास है। जो केंद्रीय बोर्ड होता है उसका अध्यक्ष गवर्नर होता है और इसमें टोटल 21 सदस्य होते हैं। जो 21 सदस्य होते हैं दोस्तों, इनको 21 निदेशक के तौर पर हम लोग जानते हैं। और इस बोर्ड की नियुक्ति कौन करती है दोस्तों, केंद्र सरकार करती है, 4 वर्ष के लिए करती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन सीधा पूछेगा कि आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में जो नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा की जाती है, केंद्र सरकार के द्वारा। कितने साल के लिए होती है, तो 4 साल के लिए होती है। इसमें टोटल कितने सदस्य होते हैं, तो 21 सदस्यों का ये बोर्ड होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए, और वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक, अब इसके बाद अगर हम इसके गठन की बात करें तो इसके गठन की जब बात करें तो इसमें 2 प्रकार के सदस्य होते हैं। एक होते हैं पूर्णकालिक निदेशक और एक होते हैं दोस्तों गैर पूर्णकालिक निदेशक, अंशकालिक इनको बोल सकते हैं। तो एक पूर्णकालिक होते हैं, एक अंशकालिक होते हैं। यहां पर जो पूर्णकालिक है इसमें एक गवर्नर, अधिकतम 4 उप गवर्नर, मतलब 1+4 की व्यवस्था होती है। ठीक है, मतलब यहां पर पूर्णकालिक निदेशकों में 5 निदेशक देखने को मिलते हैं, जिसमें एक होता है दोस्तों आरबीआई का मुख्य गवर्नर। वर्तमान में कौन, शक्तिकांत दास जी इसके वर्तमान गवर्नर है, जो 11 दिसंबर 2018 को नियुक्त हुए थे दोस्तों। बराबर है, तब से लगातार हैं। अब हम गैर पूर्णकालिक निदेशकों की बात करें तो ये केंद्र सरकार के द्वारा नामित होते हैं। अब इसमें कौन कौन होता है, तो विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले 10 निदेशक, अलग अलग क्षेत्रों के अपने अपने अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञ होंगे और उन क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल किए हुए 10 निदेशक केंद्र सरकार के द्वारा नामित होते हैं। 2 सरकारी अधिकारी जो होंगे वो गैर पूर्णकालिक निदेशकों में केंद्र सरकार नामित करती है। इसके अलावा 4 निदेशक 4 स्थानीय बोर्ड से होंगे। जो 4 स्थानीय बोर्ड हैं, उन चारों स्थानीय बोर्ड के जो हेड हैं, निदेशक, उनको आरबीआई के गैर पूर्णकालिक निदेशकों में शामिल किया जाता है। इस प्रकार से आरबीआई के टोटल लगभग 21 लोगों की पूरी टीम बन जाती है, जो आरबीआई की पूरी व्यवस्था का संचालन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं दोस्तों। ठीक है, यहां पर हम लोगों ने इसकी बात की। इसके अलावा हम बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी की। हम लोगों ने बोला कि आरबीआई के जो मुख्य काम होता है वो मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी को बनाना होता है, उस पर काम करना होता है। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है दोस्तों, ये क्या है, तो याद रखिएगा, मॉनेटरी पॉलिसी अधिनियम के तहत होती है दोस्तों। भारत की जो बोल सकते हैं कि मौद्रिक व्यवस्था है, उसको संचालित करने के लिए जो पॉलिसी बनाती है आरबीआई, उसको हम मॉनेटरी पॉलिसी दोस्तों कहते हैं। इसका संचालन कौन करता है, आरबीआई करता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है दोस्तों, उसको हम लोग यहां देखते हैं। और मॉनेटरी पॉलिसी की जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो याद रखिएगा, मॉनेटरी पॉलिसी का सीधा सीधा उद्देश्य है कि विकास को ध्यान में रखते हुए, विकास को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनी रहे। मतलब इसका प्रमुख उद्देश्य है मौद्रिक नीति का क्या, कि आप विकास को ध्यान में रखिए और भारत में मूल्यों की स्थिरता रहे।
मूल्यों की स्थिरता रहे, गड़बड़ उसमें ना हो। हम सीधे तौर पर इसको बोले तो मुद्रास्फीति की जो दर होती है, उस दर का प्रबंधन जो है वो इसके तहत आरबीआई करती है, और इसके लिए आरबीआई अपने अलग अलग टूल्स का भी इस्तेमाल करती है। ठीक है, यहां पर एक लक्ष्य निर्धारित है, कहा गया है कि 4% में +2 या -2%, ये इसका टारगेट होता है। तो इसको बनाकर रखना इस मौद्रिक नीति का इंपॉर्टेंट टारगेट होता है, ये चीज होती है। और हर 5 साल में इसका सरकार क्या करती है, थोड़ा सा निरीक्षण भी करती है दोस्तों। तो आरबीआई का प्रमुख कार्यों में एक मॉनेटरी पॉलिसी भी है दोस्तों, और मॉनेटरी पॉलिसी किस लिए बनाई जाती है, ताकि भारत में मूल्यों की स्थिरता को बनाए रखा जा सके। अब जो मूल्य की स्थिरता है उसके लिए आरबीआई जो होती है वो 4 प्रमुख टूल का प्रयोग करती है, जिसमें एक है दोस्तों रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर और एसएलआर, इनका प्रयोग करती है। अब ये क्या है दोस्तों, ये एक प्रकार से बाजार में मुद्रा की तरलता, लिक्विडिटी ऑफ मनी इन मार्केट, तरलता को प्रबंधित करता है। बाजार में मुद्रा की तरलता को प्रबंधित करने का मतलब है कि बाजार में पैसे की मात्रा का नियंत्रण होता है। मार्केट में पैसा ज्यादा है कि मार्केट में पैसा कम है, अगर लगता है कि मार्केट में पैसा कम है तो आरबीआई इनके माध्यम में मार्केट में पैसा बढ़ा सकती है, और आरबीआई को लगता है कि मार्केट में पैसा ज्यादा है तो इनके माध्यम से आरबीआई मार्केट में पैसा बोल सकते हैं बढ़ा सकती है। तो एक प्रकार से ये आरबीआई के लिए ऐसे टूल्स हैं जिससे वो बाजार की स्थिति को रेगुलेट करती है। रेपो रेट क्या होती है, आरबीआई अन्य वाणिज्यिक बैंकों को लोन देगी। जब आरबीआई अन्य वाणिज्यिक बैंकों को लोन देगी तो जिस ब्याज दर को फॉलो करेंगे वो होता है रेपो रेट, जिसकी दर वर्तमान में लगभग 6.5% के आसपास है। कुछ दिनों पहले करंट अफेयर में मैंने ये डिस्कस किया है। दूसरा होता है दोस्तों रिवर्स रेपो रेट। जरूरत पड़ने पर आरबीआई जो बैंक हैं, अन्य बैंक, उनसे पैसा लेगा। जब पैसा लेगा तो रिवर्स रेपो रेट पे करेगा, ये ब्याज देगा। लगभग वर्तमान में 3.35% के आसपास ये चलता है दोस्तों। एक होता है कैश रिजर्व रेशो, अर्थात सीआरआर या नगद आरक्षित अनुपात, और दूसरा है दोस्तों वैधानिक तरलता। ये चारों के चारों क्या है, टूल हैं जिनके माध्यम से जो आरबीआई है मार्केट में पैसे की मात्रा को नियंत्रित करती है। अब शॉर्ट में हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे नियंत्रित करती है ना। ज्यादा हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, और जो लोग डिटेल में देखेंगे उनके लिए मैंने करंट अफेयर में कुछ दिन पहले इसको डिटेल में डिस्कस किया है, तो वो लेक्चर की जो लिंक है वो हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको देखिएगा। शॉर्ट में इसको देखते हैं कि मान लीजिए रेपो रेट है अब 6.5% है। अभी 6.5% लगातार लंबे टाइम से आरबीआई मेंटेन कर रहा है। इसका मतलब अगर कोई भी बैंक आरबीआई से पैसा लेगा तो बदले में आरबीआई को 6.5% ब्याज देगा। अब मान लीजिए कि आरबीआई का ये ब्याज दर कम रखने का कारण क्या है। आरबीआई का ये ब्याज दर कम रखने का कारण ये है कि आरबीआई चाहता है कि मार्केट में पैसा पहुंचे, और मार्केट में जब पैसा पहुंचेगा तो किसके माध्यम से पहुंचेगा, बैंकों के माध्यम से। किसके माध्यम से पहुंचेगा, बैंकों के माध्यम से। कैसे पहुंचेगा कि आरबीआई से बैंक ने पैसा लिया, और बैंक ने पैसा किसको दिया, ग्राहक को लोन दिया। अब ये ग्राहक क्या करेगा, उसको मार्केट में खर्च करेगा, इन्वेस्ट करेगा, उसकी जो मर्जी वो लेना चाहे, कार खरीद ले, प्लॉट खरीद ले, कुछ भी ले ले। अब ये मार्केट में पैसा खर्च हो गया तो बाजार में पैसे की मात्रा क्या हो गई, बाजार में पैसा बढ़ गया। ठीक है, तो ये मार्केट में मुद्रा की तरलता बढ़ गई। अब जब मार्केट में मुद्रा की तरलता बढ़ेगी तो कैसे आप महंगाई को कंट्रोल करेंगे, तो देखिए मार्केट में पैसा बढ़ जाएगा। जब पैसा बढ़ जाएगा तो चीजों की कीमत चुकाने के लिए लोग तैयार होंगे। तो ऐसी स्थिति में यहां पर जब पैसा ज्यादा हो और सामान कम हो, सामान क्या है, कम है, पैसा ज्यादा है, तो ऐसे में मूल्य क्या हो जाते हैं, वृद्धि हो जाती। ठीक है, और दूसरी तरफ हम देखें कि आरबीआई चाहता है कि मार्केट में पैसा कम जाए, तो आरबीआई क्या करेगा, इसको 7.5% कर देगा। अब 7.5% कर देगा तो ब्याज दर बढ़ गई। ब्याज दर बढ़ गई तो बैंक जो लोन लेते थे वो लोन नहीं लेंगे,
वो लोन नहीं लेंगे तो ग्राहकों को लोन नहीं देंगे, ग्राहकों को लोन नहीं देंगे तो मार्केट में पैसा कम जाएगा, और मार्केट में पैसा कम जाएगा तो बाजार में पैसा कम हो जाएगा। बराबर है कि नहीं है? अब बाजार में जब पैसा नहीं है तो लोग चीजें कम खरीदेंगे, और लोग चीजें कम खरीदेंगे तो आदमी चीजें बेचना चाहेगा तो सस्ते दामों पे चीजों को बेच देगा। तो ऐसे मुद्रा की मात्रा को घटा के बढ़ा के आरबीआई क्या करता है? महंगाई की दर को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। ये मॉनेटरी पॉलिसी का हिस्सा है। इसी प्रकार से रिवर्स रेपो रेट काम करती है। रिवर्स रेपो रेट भी इसी प्रकार से काम करती है। कैसे काम करती है कि आरबीआई को पता चला कि बैंकों के पास बहुत पैसा है। अब आरबीआई ये कह रहे कि बैंकों के पास पैसा बहुत है, और पैसा बहुत है तो वो लोन ज्यादा देंगे। अगर बैंक ज्यादा लोन देंगे तो इस कंडीशन में ग्राहकों के पास पैसा ज्यादा जाएगा, और ग्राहकों के पास पैसा ज्यादा जाएगा तो मार्केट में पैसा ज्यादा होगा, जिसकी वजह से मार्केट में जो मुद्रास्फीति की दर है वो कम ज्यादा होगी, बढ़ जाएगी कि नहीं। अब आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई ये करेगा कि बैंकों का पैसा कैसे लिया जाए। तो आरबीआई क्या करेगा? बैंकों से बोलेगा कि यार पैसे चाहिए अपने को उधार, तो बैंकों से पैसे आरबीआई उधार ले लेगा। अब बैंकों के पास मान लीजिए 100 रुपए थे, आरबीआई ने बोला 30 रुपए मुझे दे दो, तो बैंकों के पास कितने बचे? 70 रुपए। अब पहले बैंक जो थे वो कितने रुपए लोन में दे सकते थे? 100 रुपए दे सकते थे। अब 30 रुपए कम हो गए, इसका मतलब उनके पास कितने पैसे बचे? 70 बचे। तो अब लोन में वो कितना रुपए दे पाएंगे? 70 दे पाएंगे। इसका मतलब अब लोन कम देंगे, जिसकी वजह से लोगों के पास पैसा कम पहुंचेगा। लोगों के पास पैसा कम पहुंचेगा, इसकी वजह से कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि मार्केट में पैसा भी कम हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। और मार्केट में लोग लोन कम कैसे देंगे? तब देंगे जब लोग कम लोन लेंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए कि आरबीआई जो है वो 6.5% से 7.5% रेपो रेट कर देता है, तो बैंक 7.5% किसको पैसा दे रहे हैं? आरबीआई को दे रहे हैं। तो आरबीआई को अगर बैंक 7.5% दे रहे हैं, तो बैंक जब ग्राहकों को लोन देंगे तो वो 8.5% तो लेंगे। तो ज्यादा ब्याज पर कौन पैसा लेना चाहेगा? नहीं लेना चाहेगा। ऐसे में दूसरा देख लीजिए कि बैंक से आरबीआई ने अपना पैसा ले लिया इतना, तो आरबीआई के पास पैसा कम पड़ गया। अब आरबीआई के पास पैसा कम पड़ गया तो वो बाहर लोन कम देगा, और बाहर लोन कम देगा तो मार्केट में पैसा कम जाएगा। मार्केट में पैसा कम जाएगा तो मुद्रास्फीति की दर को नियंत्रित कर लिया जाएगा। दूसरा होता है दोस्तों सीआरआर। अब मान लीजिए सीआरआर की दर मान लीजिए 18% संरक्षित करके रखना है। अब आरबीआई कहता है कि मार्केट में पैसा कम जाना चाहिए, तो इसको क्या कर देगा? वो 20% कर देगा, 21% कर देगा। इसका मतलब है कि अब बैंकों को अपने पास ज्यादा पैसा सुरक्षित रखना पड़ेगा। ज्यादा पैसा सुरक्षित रखना पड़ेगा तो लोन कम देंगे वो मार्केट में, क्योंकि पैसा अपने पास ज्यादा रखना पड़ेगा तो उतना पैसा तो खर्च कर नहीं सकते हैं, और लोन कम देंगे तो फिर मार्केट में पैसा कम हो जाएगा, जिससे कि मुद्रास्फीति की दर नियंत्रित हो जाएगी। ऐसा ही एसएलआर में होता है। मान लीजिए 4% इनको आरबीआई के पास रखना है, आरबीआई ने बोल दिया कि 4 नहीं 7% रखना पड़ेगा, फिर बैंकों के पास क्या हो जाएगा? पैसा कम हो जाएगा, और पैसा कम हो जाएगा तो लोन कम देंगे और मार्केट में पैसा कम जाएगा। सेकंड इसका देख लीजिए कि आरबीआई चाहता है कि मार्केट में पैसा जाए, तो वो 4% इसको क्या कर देगा? 3% कर देगा। तो बैंक जो होंगे उनको कम पैसा सुरक्षित रखना पड़ेगा, लोन देने के लिए पैसा बढ़ जाएगा। तो ये सारी की सारी व्यवस्थाएं आरबीआई किसके तहत करता है? 4 चीजों के अंतर्गत करता है कि वो इन दरों को मेंटेन करके मार्केट में मुद्रास्फीति को मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है। मुद्रास्फीति महंगाई का सीधा संबंध किससे दोस्तों? सीधा संबंध दोस्तों मांग और पूर्ति से है। मांग और पूर्ति से है। अगर मान लीजिए सामान कम है, सामान क्या है? इसको ऐसे लिख लेते हैं, सामान पूर्ति क्या है? कम है सामान। ठीक है। और मांग क्या है? ज्यादा है। तो ऐसे में ज्यादा लोगों को वो चीज चाहिए, तो उस वस्तु के दाम क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। दाम क्या हो जाएंगे? बढ़ेंगे। लेकिन अगर सामान ज्यादा है और मांग कम है तो चीजें पड़ी पड़ी फिकेंगी, कोई खरीदने वाला नहीं होगा। खरीदने वाला नहीं होगा तो चीज सस्ती बिकने लगेगी, दाम कम हो जाएंगे। इसी प्रकार से इसको एक और चीज से देखिए कि अगर मान लीजिए किसी के पास पैसा ज्यादा है और किसी के पास पैसा कम है, अगर पैसा कम है तो चीजें आप सोच समझ के खरीदेंगे। अगर कोई चीज आपको महंगी लग रही है आप उसको खरीदने से बचेंगे, बराबर। और अगर आपके पास पैसा ज्यादा है तो आप कीमत नहीं देखेंगे, चीज को देखेंगे, और आप कीमत नहीं देखेंगे, चीज को देखेंगे तो चीज के दाम आपको बढ़ते दिखाई पड़ेंगे। तो जब पैसा ज्यादा होता है
तो आप किसी भी कीमत पर चीज को खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो 10 रुपए की चीज आपको 100 रुपए में भी मिलेगी। इसका मतलब दाम बढ़ गया। और पैसा नहीं है तो आप खरीदेंगे ही नहीं, तो बेचने वाला बोलेगा कि चलो 100 रुपए नहीं यार, 50 में ले लो, 40 में ले लो, 20 में ले लो। ऐसा चीजें होती है। ये महिलाओं को ज्यादा गणित होता है, क्योंकि महिलाएं मार्केट में सब्जी भाजी लेने के लिए ज्यादा जाती। एक समय था जब मार्केट में टमाटर कम हो गए, तो टमाटर की कीमत 200-250 रुपए हो गई थी, और आज टमाटर की आपूर्ति है तो टमाटर की कीमत कम हो गई। समझ रहे हैं? वैसे ही अगर हम लहसुन देखें तो आपूर्ति कम है, इसलिए उसकी कीमत ज्यादा है। जिस दिन आपूर्ति बढ़ जाएगी तो कीमतें क्या हो जाएंगी? घट जाएंगी। तो ये मांग और पूर्ति से इसका सीधा सा कनेक्शन होता है। और इस चीज को मेंटेन कौन करवाता है दोस्तों? आरबीआई मुद्रा के तरलता के माध्यम से मेंटेन करता है, ध्यान रखें। तो दोस्तों हमने अभी तो देखा मॉनेटरी पॉलिसी, लेकिन जो मॉनेटरी पॉलिसी है इसका निर्धारण कौन करता है, इसको भी समझना पड़ेगा। तो मॉनेटरी पॉलिसी के निर्धारण के लिए हमारे देश में मिलती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसको हम बोल सकते हैं मौद्रिक नीति समिति। जब हम इस मौद्रिक नीति समिति को देखते हैं तो ध्यान रखिएगा, इस मौद्रिक नीति समिति का जो गठन है वो केंद्र सरकार के द्वारा होता है। अब इसका कुछ ना कुछ आधार भी होगा कि केंद्र सरकार किस आधार पर इसका गठन करती है। तो मौद्रिक पॉलिसी के लिए इस समिति का गठन केंद्र सरकार आरबीआई अधिनियम के तहत करती है। 2016 में 1934 के आरबीआई अधिनियम में संशोधन किया गया, और संशोधन करके इसमें धारा 45ZB जोड़ी गई। और इस धारा 45ZB के तहत दोस्तों यहां पर एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के गठन की व्यवस्था की गई। और यह कहा गया कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के निर्णय होंगे, जो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सब चीजों में जो व्यवस्थात्मक रूप से चेंज किया जाएगा, वो जो चेंज होगा उसको बैंकों को बाध्यकारी रूप से मानना पड़ेगा, उसका उल्लंघन बैंक नहीं कर सकते दोस्तों। तो यहां पर यह व्यवस्था हम लोगों को देखने को मिली। इसके अलावा जब हम इसके गठन की बात करते हैं तो इसके संगठन को भी देखना पड़ेगा, संरचना को भी देखना पड़ेगा। जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी उसमें 6 सदस्य होते हैं। ये 6 सदस्य कौन कौन है? गवर्नर इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं दोस्तों। मौद्रिक नीति का एक प्रभारी डिप्टी गवर्नर को बनाया जाता है, और केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित बैंक का एक अधिकारी इसमें शामिल होता है। और केंद्र सरकार के द्वारा 3 व्यक्ति इसमें नियुक्त किए जाते हैं। ये लोग मिलकर केंद्र सरकार की व्यवस्था को देखते हुए मॉनेटरी पॉलिसी को तैयार करने का काम करते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? भारत में मुद्रास्फीति की दर को नियंत्रित करना और उसे 4% से +2 -2 के लेवल पर मैनेज करना दोस्तों, इसका इंपॉर्टेंट काम होता है। ठीक है, तो ये मौद्रिक नीति समिति हुई। हालांकि पहले ये जो काम होता था वो आरबीआई का गवर्नर ही करता था, लेकिन संशोधन करके 2016 से भारत सरकार ने ये समिति की व्यवस्था करके दी है दोस्तों। ठीक है, चलिए ये मौद्रिक नीति समिति हुई। अब हम बात करते हैं किस पे? अगली स्लाइड में आरबीआई के गवर्नर की सूची पर। तो आजादी के बाद से और आजादी के पहले आरबीआई के अलग अलग गवर्नर रहे हैं। अगर हम देखें तो सबसे पहले सर ऑसबर्न स्मिथ जब आरबीआई का गठन हुआ था उस समय पहले गवर्नर के तौर पर स्थापित हुए थे। तो आपसे पूछा जाएगा कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? ऑसबर्न स्मिथ थे। लेकिन फिर पूछा जाएगा कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख साहब 1943 से 1949 तक आरबीआई के गवर्नर रहे, और ये पहले भारतीय गवर्नर थे आरबीआई के। फिर पूछा जाएगा आपसे अलग लोगों का, तो ये नाम आप लोग याद कर लीजिएगा, सूची पूरी की पूरी यहां से नोट करके, क्योंकि एग्जाम में आरबीआई सीधे सीधे हिट किया गया है। तो आप लोगों से क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है आरबीआई को लेकर कि कौन कब गवर्नर था, किस हिसाब से था। पहले पूछा जा चुका मनमोहन सिंह जी को लेकर क्वेश्चन कि गवर्नर थे कि नहीं थे। तो इसलिए इन सभी का नाम आप लोगों को याद होना चाहिए। एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है समझने के लिए कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति आरबीआई का गवर्नर नहीं रहा है। तो जब आपको सभी लोगों का नाम पता होगा तभी आप उस उत्तर को देख पाएंगे। तो पहले भारतीय सीडी देशमुख थे, पहले गवर्नर सर ऑसबर्न स्मिथ थे। इसके बाद दोस्तों अगर हम लेटेस्ट में इसकी बात करें कि कौन है, तो हमारे देश में ये सभी गवर्नर रहे, जिसमें आप लोगों को डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम याद रखना है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री होने के साथ साथ आरबीआई के गवर्नर रहे हैं। नरसिम्हन जी भी आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं दोस्तों। और अगर हम आधुनिक समय में इसकी लेटेस्ट अगर बात करें तो यहां पर आपको शशिकांत दास 11 दिसंबर 2018 से दिख रहे हैं। इनके पहले उर्जित पटेल थे, और उनके पहले रघुराम राजन जी थे, उसके पहले सुब्बा राव थे। ये नवीनतम गवर्नर है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए 2014 से मोदी जी आए थे। मोदी जी के आने के बाद रघुराम राजन, उसके बाद उर्जित पटेल, और वर्तमान में शक्तिकांत दास। तो ये गवर्नर की सूची आप लोगों को ध्यान रहनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी आज का डिस्कशन रहा, जिसमें हम लोगों ने भारत की व्यवस्था में आरबीआई को देखा और वाणिज्यिक बैंकों को देखा। जो आपके सिलेबस का हिस्सा है दोस्तों, भारत की वित्तीय संस्थानों में जो सिलेबस दिया है उसमें आरबीआई और वाणिज्यिक बैंक दिए हैं। आज के इस लेक्चर के माध्यम से मैंने इसको पूरा कर लिया है। और अंतिम डेटा एक और याद रख लीजिएगा कि एसबीआई
सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है और सबसे ज्यादा लाभ प्राप्त करने वाले बैंक के तौर पर भी स्थापित है। अगले लेक्चर में मैं आप लोगों से सेबी के बारे में, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में और बात करने वाला हूं भारत की अन्य गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के बारे में, जिसमें हम LIC के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों इस चीज को भी समझने की कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार से विपक्ष विरोध करता है कि LIC को गवर्नमेंट ने बेच दिया, तो बेचने का क्या परिणाम है और LIC के प्रॉफिट में जो बढ़ोतरी हुई उसका क्या व्यवस्था है। ठीक है, तो मिलता हूं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।